हेलो फ्रेंड्स, RPEDU ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है और अंत तक देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसमें वर्गमूल की संख्या की पूरी पहचान और क्रियाविधि आपको अच्छे से सरल तरीके से समझाई गई है। तो बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि किस प्रकार से संख्या का द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। हेलो, आज का अपना टॉपिक है द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जाता है, इसलिए द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालना कितना आसान है ये सीखने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अंत तक देखने पर आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अब चलते हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले ध्यान दीजिए, द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए संख्या की पहचान होना आवश्यक है। पहचान किस बात की करेंगे? पहचान करेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, क्योंकि वर्गमूल जिस संख्या का निकालना होगा उसके लिए संख्या का पूर्ण वर्ग होना आवश्यक है। इसलिए पूर्ण वर्ग होने के लिए किन नियमों की पालना करेंगे कि जो संख्या आपको दी जा रही है, जिसका आपको वर्गमूल याद करना है, उस संख्या का इकाई का अंक, ध्यान दीजिए, 1, 4, 5, 6, 9 हो या इकाई व दहाई के स्थान पर 2 शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये पहला नियम ही संख्या को पूर्ण वर्ग घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये केवल संभावना व्यक्त करता है कि संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जैसे 81 है तो उसकी इकाई का अंक 1 है, 64 है उसकी इकाई का अंक 4 है, 25 है इकाई का अंक 5 है, 36 है इकाई का अंक 6 है, 49 है इकाई का अंक 9 है, 100 है, इसमें इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ रहे हैं, यानी शून्यों का एक जोड़ा आता हो। ऐसी स्थिति में संख्या की पूर्ण वर्ग होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। इसके बाद हम ध्यान देंगे दूसरे नियम पर। तो यहाँ पर जो दूसरा नियम बताया गया है, ये संख्या को निश्चितता प्रदान करेगा कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए अपन संख्या का क्या निकालेंगे? बीजांक। सबसे पहली बात आती है कि संख्या का बीजांक क्या होता है। तो इस पर ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों के योग को एक अंक के रूप में व्यक्त करना बीजांक कहलाता है। जैसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संख्या आप लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 4372 ले रहा हूँ, तो इस स्थिति में 4 + 3 + 7 + 2 इनका योग हो गया 4 × 3 7 और 7 14 और 2 16। अब इस 16 को भी हम 1 + 6 = 7 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये 7 के रूप में व्यक्त करने की स्थिति जो आई है, ये इस 4372 का बीजांक कहलाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का बीजांक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, संख्या का बीजांक निकाल करके हम पता करेंगे। उस स्थिति में जब बीजांक प्राप्त हो जाए तो वो 1, 4, 7 या 9 में से कोई होना चाहिए। अगर बीजांक आप निकाल रहे हैं और इनमें से कोई सा भी अंक आपको प्राप्त हो जाता है 1, 4, 7 और 9 में से, तो संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग
होगी। ये नियम निश्चितता प्रदान करता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब ये निश्चित हो जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग है तो हम इसका वर्गमूल कितने अंकों में आएगा इस बात का हम पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए तीसरा नियम बनाया गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसकी दो विधियां हैं, जो भी उचित विधि आपको लगे वो आप काम में ले सकते हैं। इनमें से एक विधि है, इसके दो भाग हैं, ए और बी। ये दो भाग कैसे अलग अलग किए गए हैं इनको ध्यान से देखिए। जब संख्या में अंक सम संख्या में हों, यानी कि आपको जो संख्या दी गई है वो 2 अंकों की है, 4 अंकों की है, 6 अंकों की है, 8 अंकों की है, 10 अंकों की है, यानी अंक सम संख्या में हों, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2, यानी जो अंक आपको दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, उनको यहाँ रख करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। बी पार्ट है यही कि जब संख्या के अंक विषम संख्या में हो, यानी अंक 3 में हो, 5 अंकों में हो, 7 में हो, 9 में हो, तो ऐसी स्थिति में वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या n+1/2 होगी। दूसरी विधि है इसकी, जो यहाँ पर स्पष्ट की गई है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी संख्या की दाईं ओर से 2-2 अंकों के जितने जोड़े बनते हों उतने ही वर्गमूल में अंक होंगे। यानी ये संख्या देखिए, नीचे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को ध्यान से देखिए, ये लिखा है 2,87,296। इसमें दाईं ओर से 2-2 अंकों को लेकर के जोड़े बनाए गए हैं। यहाँ पर अंतिम जोड़े में अंक 1 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वो शून्य लगा करके उसका जोड़ा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ 2-2 अंकों के जितने जोड़े बन जाते हैं उतनी ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। इसलिए तीसरे नियम में ये 2 विधियां हैं, इनको आप जो भी उचित विधि आपको लगती है वो यूज करके आप वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन नियमों की पालना करते हुए हम एक वर्गमूल निकाल करके देखना चाहते हैं कि ये विधि कितनी यहाँ पर सही होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक हमने उदाहरण लिया है, वर्गमूल लिया है ये 2,87,296 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम इस बात का पता करेंगे कि इस संख्या की पहचान करेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए जो ऊपर यहाँ पर पहला नियम लिखा था, संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9, या फिर इकाई और दहाई के स्थान पर 2 शून्य, यानी शून्यों का एक जोड़ा हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें इस संख्या में इकाई का अंक उनमें से 6 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे संख्या का इकाई का अंक 6 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसकी संभावना व्यक्त हो गई। इसके बाद देखिए, दूसरा नियम था ऊपर यहाँ पर संख्या का बीजांक। तो यहाँ पर हम संख्या का बीजांक निकालना सीख चुके हैं कि संख्या के अंकों के योग को एक इकाई के अंक के रूप में व्यक्त करना बीजांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम यही कार्य करते हैं कि संख्या का बीजांक निकाल रहे हैं, किसका, 2,87,296 का। तो इसके अंकों का योग कर दिया हमने यहाँ पर, जो 34 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ा तो ये 7 आ रहा है। तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि संख्या पूर्ण वर्ग है। इसलिए हम यहाँ पर तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नियम यहाँ पर मैंने ऊपर थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है नियम, ये लिखा है यहाँ से, ध्यान दीजिए, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये इसका तीसरा रूल लिखा है। तो तीसरे में ध्यान दीजिए, मैंने पहली विधि काम में ली है यहाँ पर कि ए पार्ट, जो विधि का ए पार्ट था वो काम में लिया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए हम संख्या में अंक काउंट करेंगे। तो जो संख्या आपको दी गई है उसमें अंक हैं 2, 2, 4 और 2, 6, यानी सम हैं। तो हम
n/2 वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, n/2 का मतलब हो गया 6/2, अर्थात अंकों की संख्या वर्गमूल में 3 होगी। दूसरी विधि यूज करना चाहते हैं तो आप संख्या के दाईं ओर से 2-2 अंकों के 3 जोड़े बनते हैं, इसलिए यहाँ भी ये कन्फर्म हो जाता है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही होगी। जब हमें यहाँ तक की बात पता हो जाती है तो इसके तुरंत बाद हम यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 आएगी। अब हम इस विधि के आधार पर संख्या के वर्गमूल की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब अपना द्वंद्व योग विधि का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया अपना द्वंद्व योग विधि का फॉर्मेट। ये ध्यान दीजिए, द्वंद्व योग विधि का फॉर्मेट ये है अपना, ये द्वंद्व योग विधि का फॉर्मेट। ध्यान दीजिए, हल की क्रिया विधि क्या होगी कि ये आपका 2,87,296, इसको हमने किस प्रकार से इस फॉर्मेट में व्यवस्थित किया है। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, 2 खड़ी लाइनें हैं और एक क्षैतिज लाइन इसमें नीचे खींची गई है। इसके बाद क्या करते हैं कि हमने जो संख्या के दाईं ओर से 2-2 जोड़े, 2-2 अंकों के जोड़े बनाए थे, उनमें से बाईं ओर का अंतिम जोड़ा, बाईं ओर का अंतिम जोड़ा, ये वाला अंतिम जोड़ा इसके मध्य खंड में यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। इसके बाद शेष बचे दोनों जोड़ों को हम तीसरे खंड में थोड़ा जगह या स्पेस दे करके लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके संकेत लिखे गए हैं। सबसे पहला संकेत है कि यहाँ पर जो अपने पास 28 आ रहा है, अपने पास जो यहाँ पर 28 आ रहा है, उसके लिए हम एक द्वंद्व का पता करेंगे। द्वंद्व का पता करने के लिए हमें 1 से शुरू करके देखना है कि 1 को 1 से गुणा कराने पर 1 आ रहा है, 2 को 2 से कराने पर 4 आता है, 3 को 3 से 9 आता है, 4 का 4 से 16 आता है, 5 का 5 से 25 आता है और 6 का 6 से 36 आता है। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिए, 6 का 6 से 36 28 से ज़्यादा हो जाता है और 4 का 4 से 16 28 से कम रह जाता है। तो हमें इसमें लेना होगा 5 से 5 का एक द्वंद्व। ये मैंने यहाँ पर 28 के लिए द्वंद्व लिया है 5 का स्क्वायर। तो जैसे ही हम द्वंद्व का पता कर लेते हैं तो तुरंत शेषफल निकाल लेते हैं। ये जो ऊपर यहाँ पर 28 लिखा है, इसमें से जो हमने द्वंद्व चुना है 5 का, उसका मान घटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 28 में से 25 घटाया, ये शेषफल बच गया 3। ये शेषफल हम कहाँ लिखेंगे? तीसरे खंड में 7 से पहले थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। इसके बाद दूसरे खंड में चलते हैं और यहाँ पर चुनते हैं नया भाज्य। ध्यान दीजिए, नया भाज्य अब होगा इस 3 के साथ इस 7 को भी शामिल किया जाएगा, यानी नया भाज्य हो गया 37। और यहाँ पर अब चुनते हैं भाजक। दोस्तों, यहाँ पर ये बात समझने की है कि यहाँ भाजक हमेशा ही प्रत्येक सवाल में जो द्वंद्व योग विधि से आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, उसमें यहाँ पर ये भाजक एक निश्चित नियम के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर हमने जो पहला द्वंद्व 5 चुना था उसका हमेशा 2 गुना करना है। तो यहाँ पर मैंने भाजक कर दिया 5 × 2 = 10। इस 10 को मैं यहाँ प्रथम खंड में लिख देता हूँ। अब जब भाज्य हो गया, भाजक हो गया, तो भागफल पता करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 37 में, यानी ये जो अपना नया भाज्य आया था, इसमें हम 10 जो भाजक आ चुका है उसका भाग देते हैं। तो 10 का भाग 37 में 3 बार चला जाता है। ये 3 भागफल है, उसको यहाँ पर नीचे वाले खंड में, तृतीय खंड में 5 के लेवल में यहाँ रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब भागफल हो गया तो शेषफल निकालते हैं। शेषफल में ध्यान दीजिए,
37 में से 10 का 3 से गुणा यानी 30 घटा देते हैं तो शेषफल बचता है 7। फिर दोस्तों शेषफल का वही कार्य है कि यहाँ जो पहले शेषफल 3 बचा था उसी के लेवल में 2 के थोड़ा सा पहले और 3 के सामने 7 शेषफल जो बच गया उसे लिख देते हैं। अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे खंड में क्या है, फिर से वही नया भाज्य चुनना होता है। तो नया भाज्य इस बार क्या होगा, इस 7 के साथ इस 2 को भी शामिल करना होगा। तो नया भाज्य हो गया अपना 72 यानी 72। अब दोस्तों यहाँ से संशोधित भाज्य शुरू होता है। संशोधित भाज्य हमने ध्वजांक विधि में एक अलग विधि द्वारा प्राप्त किया था और इस द्वंद्व योग विधि में वर्गमूल में संशोधित भाज्य हम एक अलग विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अपना संशोधित भाज्य निकालने का प्रारूप होगा कि जो अपना नया भाज्य आया है 72, यहाँ ध्यान दीजिए 72 मैंने लिखा है, इसमें से अब की बार जो यहाँ पर भागफल में 3 लिखा है इसका द्वंद्व घटा करके प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 72 में से 3 का द्वंद्व घटाया है। अब 72 में से 3 का द्वंद्व यानी 9 घटाने पर बचता है 63। ये 63 अपना संशोधित भाज्य आ चुका है। अब जब भाज्य आ गया तो भाजक अपने को वही 10 काम में लेना है जो ऊपर वाले सेकंड पार्ट में हमने भाजक बनाया था। तो यहाँ पर भागफल पता करेंगे यानी 63 में 10 का भाग देंगे, 6 बार चला जाता है। तो ये जो 6 बार भाग गया है उसको हम उसी भागफल वाले खंड में 3 के आगे यानी 6 को लिख देते हैं। इसके बाद हम शेषफल पता करते हैं, यानी शेषफल होगा 63 में से 10 छिगे 60 घटाते हैं तो ये 3 शेषफल बचता है। ये 3 दोस्तों वहीं शेषफल वाले खंड में लिखा जाएगा जो हर बार हम शेषफल लिखते आ रहे हैं, लेकिन ये अब की बार 2 के बाद में और 9 से पहले नीचे पहले वाले शेषफलों के लेवल में ही लिखा जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि हमने निश्चित किया था कि वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी जो कि हमें प्राप्त हो चुकी है 5, 3 और 6 के रूप में, यानी यहाँ 1, 2 और 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा वर्गमूल पूरा आ चुका है कि इस प्रश्न का उत्तर 536 होना चाहिए। लेकिन अभी ये निश्चित नहीं है क्योंकि हमें इसकी जांच करनी है कि हमारा वर्गमूल सही है या नहीं। तो आगे की प्रक्रिया अब वर्गमूल को जांच करने के लिए होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। तो यहाँ पर अब नया भाज्य होगा 39 यानी 39, उसी प्रकार से 39 होगा। यहाँ पर हम संशोधित भाज्य निकालेंगे उसी प्रकार से, लेकिन द्वंद्व थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। तो ध्यान दीजिए इस 39 में से हमें अब की बार द्वंद्व घटाना है किसका, इस 36 का, पूरे का द्वंद्व घटाना है। दोस्तों द्वंद्व घटाने के लिए क्या करते हैं, आपको 36 का द्वंद्व घटाना है तो यहाँ पर आप 36 लिखेंगे और नीचे भी आप 36 लिखेंगे। आपको इसका द्वंद्व बनाना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके योग कर दीजिए। तो इनका द्वंद्व क्या बना, 3 गुणा 6 और इधर से भी 3 गुणा 6 करके इनको जोड़ देते हैं तो ये द्वंद्व बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये वाली और ये वाली संख्या समान है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 3 गुणा 6 को 2 गुणा कर सकते हैं, यानी 3 गुणा 6 2 बार आता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर 3 गुणा 6 इंटू 2 यानी इस 36 का द्वंद्व बना करके घटाया है। तो 39 में से 36 बाकी निकालते हैं तो 3 शेषफल बचता है, यानी ये संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ। अब आपको पता है 3 में 10 का भाग देना है तो 10 का भाग 3 में 0 बार जाता है।
क्योंकि 10 का भाग एक बार देंगे तो 10 3 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 0 बार भाग देंगे। ये भाग 0 बार गया है, ये हम इस 536 के आगे दशमलव लगा करके 0 लिख देंगे। दशमलव हमने इसलिए लगाया है कि हम ये संभावना व्यक्त कर चुके हैं कि हमारे वर्गमूल के तीनों अंक प्राप्त हो चुके हैं। अब तो हमें सिर्फ इसकी जांच करनी है कि हमारा वर्गमूल सही है या नहीं। तो इसकी तुरंत बाद हम ये पॉइंट लगा करके यहाँ जो भागफल आया है 3, ये वाला भागफल आया है 0, ये वाला 0 यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद शेषफल पता करेंगे, तो इस 3 में से 10 का 0 से गुणा करा के 0 घटा देते हैं, तो शेषफल बचता है 3। तो दोस्तों इस शेषफल को भी उसी जगह उसी लेवल में 6 के थोड़ा सा पहले और नीचे लिख देते हैं। अब अगला बिंदु, नया भाज्य अब हो चुका है अपना 36 यानी 36। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर नया भाज्य मैंने 36 लिखा है। यहाँ पर संशोधित भाज्य निकालते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी संख्या का अंतिम अंक काम में आ चुका है। इस स्थिति में यहाँ ज्ञात किया जाने वाला संशोधित भाज्य इसका अंतिम शेषफल होगा। यही अपने परिणाम को सही या गलत ठहराएगा। तो यहाँ पर संशोधित भाज्य निकालने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे कि ऊपर वाले नए भाज्य में से यानी 36 में से अब की बार हम इस 6 का द्वंद्व घटाएंगे। यानी पहले खंड में हमने 5 का द्वंद्व घटाया, दूसरे खंड में हमने 3 का द्वंद्व घटाया, फिर चौथे खंड में हमने 3 और 6 का घटाया, और अब 6 का द्वंद्व घटाएंगे। यानी 1 का द्वंद्व, 1 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व, और अब इस तीसरे अंक का द्वंद्व घटाते हैं। यानी ये क्रम से चलते रहते हैं। तो द्वंद्व घटाने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे कि 36 में से 6 का द्वंद्व घटाना है, तो 6 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, संशोधित भाज्य 36 में से 6 का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो 36 में से 36 गया, यहाँ शेषफल क्या बचता है 0। ये 0 शेषफल बच रहा है, ये इसका क्या होगा अंतिम शेषफल, और ये यहाँ पर हम लिख देंगे अंतिम शेषफल इसका। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये अंतिम शेषफल अपना 0 आ जाता है तो ये निश्चित हो जाता है कि हमने वर्गमूल में जो 3 अंक निकाले हैं वो मिल करके अपना सही उत्तर प्रदान करते हैं। इसलिए हम अंत में लिख देते हैं कि हमने जो संख्या का वर्गमूल निकाला है वो कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे 536, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस प्रकार हम द्वंद्व योग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।